कहानी की शुरुआत होती है 1928 में। हिंदुस्तान के कराकोरम पहाड़ों में एक आदमी कैंपिंग कर रहा था। अचानक उसे कैंप के बाहर एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। आदमी उसके पास गया और देखा कि ये एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला है जो पतली बर्फ की परत से ढका हुआ है। आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसने अपने हथियार से उसे मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने हमला किया वो तुरंत गिरकर बेहोश हो गया। गोला और ज्यादा चमकने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो गोला गायब हो चुका था और उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान। इस बात को लगभग 80 साल गुजर गए और अब साल 2008 चल रहा है। हेलन नाम की एक साइंटिस्ट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। शाम को वो अपने सौतेले बेटे जेकब के पास घर आ गई। जेकब अपने पिता की मौत के बाद उससे बहुत दूर हो गया है, लेकिन हेलन फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। अचानक हेलन को एक अनजान कॉल आया। किसी ने कहा कि एक गाड़ी तुम्हारे लिए आ रही है। उसी वक्त पुलिस ने घर को घेर लिया और एक FBI एजेंट ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि हेलन को अभी उसके साथ चलना होगा। वो हेलन को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। हेलन जेकब को ऐसे ही अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर तभी पड़ोस की औरत आ गई और हेलन ने जेकब को उसके पास छोड़ दिया। वो लोग हेलन को गाड़ी में ले गए, पर FBI एजेंट ने अभी भी कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद हेलन एक हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। उसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स के साइंटिस्ट बैठे हैं। उन सभी को बिना कुछ भी बताए घर से उठाया गया था। थोड़ी देर में वो लोग न्यू जर्सी की लिनवुड मिलिट्री अकेडमी पहुंच गए। मिलिट्री ने सभी लोगों को अपने अपने फोन्स जमा करने को कहा। हेलन ने जल्दी से अपना फोन कपड़ों में छुपा लिया। उसके बाद उसका पुराना दोस्त माइकल उससे मिला। उसने हेलन का नाम जरूरी लोगों की लिस्ट में इसीलिए डाला क्योंकि हेलन फेमस डॉक्टर कार्ल के साथ काम करती है। माइकल ने सभी साइंटिस्टों को एक कमरे में बुलाया और पूरी बात बताई। एक अनजान चीज अंतरिक्ष से धरती की तरफ बढ़ रही है। अगर उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो वो सीधा सीधा धरती से टकराने वाली है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे तबाह करना नामुमकिन सा है। तो अब गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी टीम बनाई है ताकि जब भी वो चीज क्रैश होगी उसके बाद की चीजों को संभाला जा सके। टीम के पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही बचा है। वो चीज न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीच में क्रैश लैंड होगी, जिससे लगभग 80 लाख लोग मर सकते हैं। मीटिंग के बाद हेलन ने बाथरूम में छुपकर जेकब को फोन किया और कहा कि बेसमेंट में छुप जाओ। हेलन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक फौजी ने हेलन को सुन लिया, पर उसने हेलन को अरेस्ट नहीं किया। उसने फोन मांगते हुए कहा कि मैं भी अपने घर पर बात करना चाहती हूँ। इसके बाद साइंटिस्टों को उस जगह ले जाया गया जहाँ पर वो चीज पृथ्वी से टकराने वाली है। काफी कोशिश के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। फिर अचानक से उनका मिसाइल सिस्टम भी डीएक्टिवेट हो गया। डर के मारे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर काउंट डाउन करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक चमकती हुई बॉल धीरे धीरे धरती की तरफ आ रही है। वो सेंट्रल पार्क में लैंड हो गई और लोग डर के मारे भागने लगे। साइंटिस्टों ने सूट पहने और धीरे धीरे उस गोले की तरफ बढ़ने लगे। सबको लग रहा था कि हवा में कुछ अजीब सी रेडिएशन है। पुलिस और मिलिट्री भी आ गई और पूरा एरिया घेर लिया। तभी स्फीयर से तेज रोशनी आई और एक एलियन बाहर निकला। हेलन उसके पास गई। एलियन ने भी हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही हेलन उसके हाथ को छूने वाली थी, किसी ने गोली चला दी और एलियन हेलन की बाहों में गिर गया। फिर अचानक एक बहुत बड़ा रोबोट जैसा जीव उस गोले से बाहर निकला। उसने अपनी ताकत से पूरे एरिया की बिजली बंद कर दी और एक ऐसी आवाज निकाली जिससे सबके कान दर्द होने लगे। रोबोट ने उस एलियन को उठाना चाहा, पर एलियन ने अपने हाथ के इशारे से रोका और वो रोबोट तुरंत ही बंद हो गया। घायल एलियन को मिलिट्री लैब ले जाया गया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जीव का इलाज कैसे करें। टाइम बर्बाद हो रहा था और एलियन की कंडीशन बिगड़ने लगी। हेलन ने कहा कि जल्दी से एक सर्जन को बुलाओ ताकि कम से कम गोली तो निकाल दें। सर्जन ने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी। वो ये देखकर पूरी तरह चौंक गया कि उस एलियन का शरीर अंदर से इंसानों जैसा ही है। उसने देखा कि एलियन की ग्रे स्किन फट रही है, तो उसने पूरी परत ही निकाल दी। नीचे एक इंसान जैसा ही आदमी है। इसके बाद उन्होंने एलियन को एक कैप्सूल में रखा। हेलन ने हिसाब लगाया कि शायद वो सपना देख रहा है। तब वो एलियन अचानक से होश में आया और कैप्सूल देखकर घबरा गया, लेकिन हेलन ने प्यार से उसे समझाया और वो शांत हो गया। अब वो बिल्कुल उसी 1928 वाले आदमी जैसा लग रहा था। ये खबर बाहर आते ही दुनिया में हबड़ा दबड़ी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। न्यूयॉर्क में लोगों को जगह खाली करने के लिए तैयार किया गया। दुनिया भर के लोग डर के मारे शहरों से भाग रहे थे। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेजिना ने इमरजेंसी
इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्हें पता चला कि एलियंस ने स्पाई सैटेलाइट को हैक कर लिया है और दुनिया भर में और भी चमकदार गोले लैंड होने लगे। रेजिना लैब में आई और साइंटिस्टों की रिपोर्ट सुनी। एलियन के मांस के सैंपल में 3 अलग डीएनए हैं। वो अंदर से बिल्कुल इंसान जैसा है। उसके ऊपर एक ग्रे कलर की परत है जो बचाव का काम करती है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि एलियंस पहले धरती पर आए थे और इंसानों के डीएनए का सैंपल लेकर गए हैं। उसी सैंपल की वजह से ये एलियन इंसानों का रूप ले सकता है। रेजिना एलियन से मिलने गई तो वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था। एलियन ने थोड़ा पानी मांगा। उसका हाथ कांप रहा था। उसने कहा कि इस शरीर की आदत पड़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रेजिना ने उससे कुछ सवाल पूछे लेकिन एलियन ने इग्नोर कर दिए। इसके बाद हेलन ने बड़े प्यार से पूछा तो एलियन ने जवाब दिया कि उसका नाम क्लाटू है और वो कई सारी सिविलाइजेशंस की तरफ से आया है। उसने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक मीटिंग मांगी पर रेजिना ने इसके लिए मना कर दिया। ये सुनते ही क्लाटू ने कुछ भी और बताने से मना कर दिया तो रेजिना ने ऑर्डर दिया कि इसे सच बोलने वाला सीरम लगाओ और फिर एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ पूछताछ के लिए। साइंटिस्टों का मानना था कि क्लाटू इंसानों के इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। वो लोग उसे सीक्रेट सर्विस को देना नहीं चाहते, लेकिन रेजिना को लगा कि ये एलियन इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए ये फैसला सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ले सकती है। माइकल और रेजिना आपस में झगड़ने लगे। तब हेलन ने बीच में आकर कहा कि वो खुद एलियन को इंजेक्शन देगी और सारे टेस्ट करेगी। हेलन को ट्रूथ सीरम की बोतल दे दी गई पर फिर वो फार्मेसी में घुसकर एक नमक वाले पानी की बोतल छुपाकर अपने साथ ले गई। रेजिना ने क्लाटू को बताया कि उसे एक और ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। क्लाटू ने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है, पर रेजिना ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुमने गैर कानूनी तरीके से हमारे प्लेनेट में घुसने की कोशिश की है और तुम्हारे रोबोट ने हमारी फौज के ऊपर हमला किया। इस पर क्लाटू ने कहा कि जब मैं प्लेनेट पे आया ही नहीं तो मुझे रूल कैसे पता होंगे, और रही बात रोबोट की तो वो तभी एक्टिवेट होता है जब लड़ाई झगड़ा हो और मैंने उसे रोक दिया था। लेकिन रेजिना ने ये बात इग्नोर कर दी और हेलन से कहा कि जल्दी से इंजेक्शन दो। हेलन ने ट्रूथ सीरम की जगह क्लाटू को नमक वाला पानी इंजेक्ट किया और धीरे से कहा कि भाग जाओ। इंजेक्शन के बाद हेलन को तुरंत वहां से ले जाया गया और वहीं क्लाटू को वो लोग एक कुर्सी से बांधकर एक कमरे में ले गए जहाँ पर झूठ पकड़ने की मशीन लगी हुई थी। एजेंट ने उससे कुछ सवाल पूछे और मॉनिटर पर रीडिंग्स देखता रहा। क्लाटू ने कुछ बेकार से जवाब दिए और फिर अपनी ताकत से मशीन को रीप्रोग्राम किया और उस एजेंट को ही बिजली का झटका दे दिया। इसके बाद क्लाटू ने एजेंट के दिमाग को कंट्रोल कर लिया और पूछा कि बेस से कैसे निकला जाए। उसने एजेंट को अपना सूट उसे देने का ऑर्डर भी दिया। फिर क्लाटू ने सिक्योरिटी कैमरास को कंट्रोल करके सभी गार्ड्स की लोकेशन देख ली। उसने उसी तीखी आवाज का इस्तेमाल करके सबको बेहोश कर दिया। तभी अलार्म बज गया, लोग भागने लगे, लेकिन क्लाटू आराम से बिल्डिंग से निकल गया। इस बीच हेलन ने एलियन के मांस का एक सैंपल चुरा लिया। रेजिना ने सभी फोर्सेस को ऑर्डर दिए कि जल्द से जल्द उस एलियन को पकड़ो। जल्द ही क्लाटू ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। वहां भी बुरा हाल था क्योंकि बहुत सी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। क्लाटू को अब भूख लगने लगी क्योंकि उसका आधा शरीर तो इंसान का था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेंडिंग मशीन से एक सैंडविच निकाल लिया। एक छोटा बच्चा उसे देखकर हैरान हो गया। अब क्लाटू ने लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखा कि लोग थोड़ी देर रुकने पर ही गुस्सा हो जाते हैं। अचानक क्लाटू को चक्कर आया। वो बाथरूम गया और देखा कि उसका खून बह रहा है। फिर वो अचानक ही बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद हेलन को फोन आया कि स्टेशन में एक पेशेंट उससे मिलना चाहता है। हेलन को समझ आया कि जरूर ये एलियन ही होगा। हेलन तुरंत स्टेशन पहुंच गई और क्लाटू को उठा लिया। गाड़ी में जेकब भी है जो काफी बुरा बर्ताव कर रहा था। क्लाटू ने हेलन से कहा कि मेरे ऊपर जो ग्रे से कलर की परत थी वो है तुम्हारे पास। इस पर हेलन ने हाँ में जवाब दिया। जैसे ही क्लाटू ने वो परत अपने घाव पर लगाई, घाव अचानक से ठीक होने लग गया। उसी वक्त मिलिट्री ने रोबोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोबोट खतरा महसूस करते ही एक्टिवेट हो गया। उसने पूरे मिलिट्री सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया। आर्मी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही। हेलन क्लाटू को लेकर एक खास रूट पर गाड़ी चला रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा क्लाटू ने कहा था। जेकब ने देखा कि सब लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। वो एलियंस की तरफ अपनी नफरत भी जताने लगा। उसने कहा कि एलियंस को खत्म कर देना चाहिए। क्यों आए हैं ये लोग हमारे प्लेनेट पे? अगर मेरे पापा जिंदा होते ना, वो लड़ते उनसे। आखिरकार वो लोग एक खास जगह पर पहुंच गए। जेकब बाथरूम चला गया और क्लाटू ने हेलन से उसके परिवार के बारे में पूछा। हेलन ने बताया कि जेकब के पिता एक मिलिट्री इंजीनियर थे
और उसकी माँ जेकब को जन्म देते ही मर गई। हेलन ने जेकब के पिता से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मर गए और अब जेकब हेलन के साथ ही रहता है। फिर वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए जहाँ क्लाटू की मीटिंग मिस्टर वू से हुई। मिस्टर वू भी एक एलियन है जो 70 साल पहले धरती पर आया था। वो अब तक इंसानों के बर्ताव को स्टडी कर रहा था। उसने सीधा सीधा कहा कि इंसान बहुत जिद्दी हैं, बदलना नहीं चाहते और आपस में बहुत लड़ते भी हैं, खुद को ही तबाह कर लेंगे कभी। क्लाटू ने उसकी बात में हामी भरी और कहा कि ऑपरेशन शुरू करने का टाइम आ गया है। लेकिन मिस्टर वू धरती छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने इंसानों की बुराई भी देखी है और अच्छाई भी, और अब उसका परिवार धरती पर ही है, इसीलिए वो मरते दम तक उनके साथ रहना चाहता है। तब मिलिट्री ने रोबोट के आसपास शक्तिशाली पैनल्स लगा दिए। उन्हें लग रहा था कि इससे रोबोट की पावर ब्लॉक हो जाएगी। इमरजेंसी नंबर पर लोगों के हजारों कॉल्स आ रहे थे कि उन्होंने क्लाटू को देखा। इतने में गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया था कि जो भी इसे देखे, जिंदा या मुर्दा, जल्दी रिपोर्ट करो। उधर हेलन, जेकब और क्लाटू न्यू जर्सी की तरफ जा रहे थे। जंगल में पहुंचकर क्लाटू ने हेलन से कार को रोकने को कहा और फिर वो जंगल में पैदल चल दिया। हेलन भी उसके पीछे गई और जेकब को वहीं रुकने को कहा। जल्द ही हेलन ने अजीब से कीड़ों का झुंड देखा। जब वो नदी तक पहुंची तो क्लाटू पानी को देख रहा था। अचानक एक चमकदार गोला नदी से बाहर आया और क्लाटू ने इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिवेट कर दिया। इससे दुनिया भर में जितने भी गोले आए थे सभी एक्टिवेट हो गए। हेलन चौंक कर वापस गाड़ी की तरफ गई। जेकब को कहीं ना कहीं डर था कि हेलन क्लाटू से शादी कर लेगी और फिर उसके पिता की जगह क्लाटू आ जाएगा। हेलन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर जेकब ने उसकी बात नहीं सुनी और चिढ़कर जंगल में भाग गया। हेलन उसके पीछे गई और उन्होंने पेड़ों के बीच एक चमकदार लाइट देखी। ये सभी गोले पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ एक ही गोला पृथ्वी पर बचा, जो कि खुद क्लाटू का है। क्लाटू वापस आया और कहने लगा कि मुझे शहर ले चलो। इस पर हेलन ने पूछा, क्यों, वहाँ क्यों जाना है? तब क्लाटू ने बताया कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे प्लैनेट बहुत कम है जहाँ लोग रह सकते हो, जीवन पनप सकता हो। क्लाटू को लगता है कि धरती एकदम सही हो जाएगी, बस इंसानों को हटाना है। ये सुनते ही हेलन डर गई। उसने उसे समझाया कि इंसान बदल सकते हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्लाटू ने बताया कि वो लोग सालों से इंसानों को देख रहे हैं, पर कभी कोई बदलाव नहीं आया। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अब मैंने प्रोसेस को शुरू कर दिया है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। तभी एक पुलिस वाला वहाँ से गुजरा और उसने क्लाटू को पहचान कर गाड़ी रोक दी। उसने बंदूक निकाली और कहा कि चुपचाप सरेंडर कर दूं। जेकब ने क्लाटू से कहा कि पुलिस वाले को नुकसान मत पहुंचाना, पर क्लाटू ने कहा कि चिंता मत करो, दर्द बहुत कम होगा। और एक हाथ हिलाते ही उसने हेलन की गाड़ी को पुलिस वाले पर धकेल दिया, जिससे पुलिस वाला दब गया। जेकब डर गया, पर क्लाटू ने तुरंत अपनी ताकत गाड़ी के अंदर डाल दी और उसका इस्तेमाल करके पुलिस वाले के दिल को झटका दिया, जिससे पुलिस वाला दोबारा जिंदा हो गया। क्लाटू ने समझाया कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, बस रास्ते की रुकावट हटा रहा था। हेलन को अभी भी लग रहा था कि अगर क्लाटू चाहे तो सब कुछ रोक सकता है, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाऊंगी जो तुम्हारा दिमाग बदल देगा। इस वक्त सीक्रेट सर्विसेज के लोग उन गोलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो धरती से ऊपर गए हैं। वीडियो में उन्हें पता चला कि वो चमकते हुए गोले धरती के क्रीचर्स को स्पेस में ले जा रहे हैं। रेजिना को समझ आ गया कि ये गोले ऐसे जीवों को लेकर जा रहे हैं जिनके बिना जीवन असंभव हो जाएगा, और इसका सीधा मतलब है कि धरती पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मिलिट्री ने उस बड़े से रोबोट को एक अंडरग्राउंड साइलो में रख दिया। पूरी धरती पर दंगे शुरू हो गए। पैसों का कोई मोल नहीं रहा, लोग लूट मार करने लगे। उधर हेलन क्लाटू को काल के पास ले गई, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है जिसके साथ हेलन काम करती है। क्लाटू ने बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखा देखा और उसे सही करने लगा। काल तुरंत ही उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा। काल को समझ आ गया था कि ये वही एलियन है जिसे ढूंढा जा रहा है। उधर जेकब दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था। तभी उसने स्क्रीन पर वो नंबर देखा जहां एलियन के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। लिविंग रूम में काल ने क्लाटू से पूछा कि तुम्हारे लोग कैसे आज तक बचे हुए हैं, तुम नहीं लड़े आपस में? क्लाटू ने बताया कि हमारा सूरज मरने लगा था, इसीलिए हमें बदलना पड़ा। इस पर काल ने कहा, तो ये बदलाव तभी आया ना जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली थी और इंसान भी अब अंत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त तो हमें भी मिलना चाहिए। इस बात ने क्लाटू को सोचने पर मजबूर कर दिया, पर तभी वहां एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स आ गए। क्लाटू, हेलन और जेकब जल्दी में घर से भाग गए। बाहर जाते वक्त काल ने हेलन से कहा कि एलियन के दिमाग को बहस या बातों से नहीं, इंसानों की हरकतों से बदला जा सकता है, यानी उसे दिखाना होगा कि इंसान बदल सकते हैं।
वो तीनों जंगल में छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर जेकब अचानक से खुली जगह में जाकर हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाने लगा। वो साथ साथ चिल्ला भी रहा था कि इधर देखो, यहाँ हैं हम। उसने बताया कि मैंने ही फौज को कॉल किया है, क्योंकि अगर उसके पिता होते वो भी यही करते। एलियन के लिए देश से गद्दारी नहीं करते वो। इस पर हेलन ने दुखी होकर कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है अब यहाँ, मैं हूँ, मेरे साथ रह लो। ये सुनकर जेकब रोने लग गया। अचानक एक हेलीकॉप्टर ने हेलन को पकड़ लिया और ऊपर उड़ाकर ले गया। बाकी हेलीकॉप्टर्स ने क्लाटू के ऊपर निशाना साधा और फायर करने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन क्लाटू ने पायलट्स को बिजली का झटका दिया और हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। उधर जेकब डर के मारे जंगल में भाग गया, पर क्लाटू तुरंत उसके पीछे गया और उसे नदी में गिरने से बचाया। क्लाटू ने जेकब को मना लिया कि वो उसके साथ आए। इस बीच हेलन को रेजिना के पास ले जाया गया। हेलन ने रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि क्लाटू उसकी बात सुनता है और सिर्फ वही उसे रोक सकती है। पर रेजिना ने मना कर दिया। मिलिट्री बेस में स्पेशल फोर्सेस रोबोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। उन्होंने रोबोट के ऊपर डायमंड ड्रिल चलाई, लेकिन वो भी टूट गई। टेक्नीशियन एक और ड्रिल को लेने गया, लेकिन टूटे हुए ड्रिल के क्रैक में अजीब से कीड़े तेजी से बढ़ते जा रहे थे और वो लगातार ड्रिल को खाने लगे। तभी वो रोबोट पूरा टूटकर छोटे छोटे नैनोबॉट्स में बदल गया। छोटी छोटी कीड़ों जैसी मशीन जो सब कुछ खाने लग गई। खिड़कियां टूटने लगी, लोग भागना चाहते थे, पर बेस पूरी तरह से सील्ड था। कुछ ही पल में सब लोग धूल में बदल गए और पूरा बेस तबाह हो गया। मिलिट्री ने रेजिना को रिपोर्ट दी कि नैनोबॉट्स को तबाह करना उनके लिए नामुमकिन है। अगर मिसाइल वगैरह चलाई गई तो वो कीड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो बादल सा बनकर हर दिशा में फैल रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे हैं। जब एलियन बग्स एक बड़े स्टेडियम तक पहुंचे तो पूरा स्टेडियम कुछ ही सेकंडों में मिट्टी बन गया। ये देखकर रेजिना को समझ आ गया कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसने हेलन को छोड़ दिया ताकि वो ही क्लाटू से बात कर सके। माइकल भी उसके साथ गया। जंगल में क्लाटू जेकब को एक कैबिन में ले गया और उससे कहा कि तुम अपनी माँ को फोन कर लो। फोन पर उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर मिलने का प्लान बनाया, जिसके बाद जेकब और क्लाटू वहां के लिए निकल पड़े। रास्ते में जेकब ने मान लिया कि अब वो क्लाटू को मरवाना नहीं चाहता। ये सुनकर क्लाटू ने पहली बार सोचा कि शायद इंसान उतने बुरे नहीं होते जितना वो सोचता है। कुछ देर बाद वो लोग कब्रिस्तान पहुंचे जहां जेकब के पिता की कब्र है। जेकब ने रोकर क्लाटू से कहा कि क्या तुम मेरे पापा को भी जिंदा कर सकते हो, जैसे तुमने उस पुलिस वाले को किया था। लेकिन क्लाटू ने कहा कि मेरी ताकत की भी एक सीमा है। मैं एक ऐसे इंसान को जिंदा कर सकता हूँ जो अभी घायल हुआ हो या मरा हो, लेकिन सालों पहले अगर कोई मर गया उसे मैं कैसे जिंदा करूँ। ये सुनकर जेकब को बुरा लगा और उसने कहा कि यहाँ से चलते हैं। उसी वक्त हेलन आ गई और दौड़कर जेकब को गले लगा लिया। जेकब ने भी अपने पिता की मौत को अपना लिया और उन दोनों ने एक दूसरे से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। दोनों ने फैसला किया कि अब वो एक सही परिवार की तरह रहेंगे। ये सब देखकर क्लाटू को समझ आया कि इंसानों के अंदर भी प्यार और अच्छाई है और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। हेलन ने वादा किया कि इंसान बदलेंगे, तो क्लाटू ने कहा कि वो नैनोबॉट्स को रोकने की कोशिश करेगा। उधर नैनोबॉट्स का वो बादल न्यूयॉर्क को पूरी तरह से खा रहा था। लोग, बिल्डिंग, गाड़ियां, सब कुछ खत्म हो रहा था। रेजिना ने प्रेसिडेंट से कहा कि हम इस सारी परेशानी को प्यार से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने घबराकर कहा कि नहीं, उनके ऊपर हमला करते रहो, वो एलियन खतरनाक हैं। हेलन, जेकब, क्लाटू और माइकल जल्दी से न्यूयॉर्क वापस गए, जहां वो आखिरी गोला मौजूद है। रास्ते में मिलिट्री ने रास्ता रोक रखा था, पर क्लाटू ने माइकल को सीधा गाड़ी चलाने को कहा। पहले तो फौजियों ने उनका पीछा किया, पर फिर बाद में रुकने का ऑर्डर मिल गया। वो लोग सेंट्रल पार्क पहुंचे और देखा कि पूरी मिलिट्री और साइंटिस्ट वहां से गायब हो गए हैं। तभी एयरफोर्स ने बमबारी चालू कर दी। उनकी गाड़ी उलट गई और एक बड़ा आग का धमाका हुआ। इसमें माइकल मारा गया, पर हेलन, जेकब और क्लाटू बच गए। नैनोबॉट्स उनके एरिया में आ गए और गाड़ी को तोड़ने लगे, तो क्लाटू हेलन और जेकब को लेकर उस गोले की तरफ बढ़ा, लेकिन नैनोबॉट्स के वो बादल पूरे आसमान में छा चुके थे। तीनों मौका देखकर एक पुल के नीचे छुप गए। अचानक जेकब की नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। हेलन की नाक भी बहने लगी। क्लाटू ने बताया कि वो कीड़े तुम्हारे अंदर भी घुस गए हैं और धीरे धीरे अंदर से खा रहे हैं तुम्हें। हेलन ने उससे कहा कि प्लीज हमें बचा लो। क्लाटू ने उसके हाथ पकड़े और अपनी ताकत से उसके शरीर के सारे कीड़े निकालकर अपने अंदर खींच लिए। तभी जेकब होश में आ गया। क्लाटू ने माना कि काल सही था, इंसान भी बिल्कुल अपने अंत के पास आकर बदल सकता है। फिर क्लाटू ने उन दोनों को एक आखिरी बार देखा और फिर नैनोबॉट्स के उस बादल में घुसकर अपने गोले तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गोले को छुआ तो उसका शरीर टूटकर बिखर गया
और सारे नैनोबॉट्स भी खत्म हो गए। मरे हुए नैनोबॉट्स बर्फ की तरह पूरी दुनिया में गिरने लगे, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में बिजली बंद हो गई। पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई। हेलन और जेकब बाहर आए और उस गोले को ऊपर जाते हुए देखा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।